हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। ये फिफ्थ मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए। कुछ लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। सबसे पहला लाइन ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ आप वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करा दीजिए। देखिए, उतना समय अब नहीं है। टॉपिक वाइज अगर कवर किया जाए तो उसके लिए कम से कम 2 महीने टाइम चाहिए, जितना लंबा सिलेबस है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर कुछ टॉपिक पे अगर कमेंट करते हैं कि सर स्पेसिफिक इस टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। जैसे कि ये वीडियो के बाद मैं एक वीडियो नंबर सिस्टम पे लाऊंगा, जिसमें नंबर सिस्टम और उसका जो भी कन्वर्जन होता है उसको मैं उसमें अच्छे से समझा दूंगा। तो इस तरह करके स्पेसिफिक कुछ टॉपिक पे अगर अधिकतर का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं देखूंगा, अगर लगेगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपेंड इन डैश मोड, टेक्स्ट मोड। देखिए, ये फाइल इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि सी प्लस प्लस सिलेबस में नहीं है। आप भूल कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस में लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिहार सरकार सी प्लस प्लस ही पढ़ाता है। एनसीईआरटी में अगर चले जाइएगा तो एनसीईआरटी में पाइथन पढ़ाया जाता है, ठीक है। पाइथन, तो पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सारा कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के आधार पर समझना है, और यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सारा कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के थ्रू ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, देखिए, इस तरह का कन्फ्यूजन होता है क्योंकि क्लियर करके तो सिलेबस में लिखता नहीं है। ये तो बिहार है ना, बिहार में बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो क्लियर करके नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप मान के चलिए 100% सी प्लस प्लस से ही क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा कंफ्यूज किया, जो भी बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला क्या कि एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए और बिहार बोर्ड भी पढ़ लीजिए। अब सारे लोग पाइथन पढ़ने लगे, जबकि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने बोला था पहले बिहार बोर्ड के सिलेबस को कवर कीजिए, फिर बाद में टाइम बचे तो एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, जितना बुक आ रहा है सब में पाइथन पाइथन है। तो हमने भी कुछ पाइथन तैयारी करा दिया, लेकिन हुआ क्या, सी प्लस प्लस ही पूछ दिया। तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए, आप आराम से पास कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। एरे बनाने की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा जो 4 ऑप्शन है जो सटीक एरे बना देगा आपके लिए। तो देखिए, एरे बनाने के लिए आपको डाटा टाइप चाहिए, एरे का नाम चाहिए और साइज देना है। तो साइज बिग ब्रैकेट में दिया जाता है, तो ये सबसे बढ़िया है। तो डी ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है। 3 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इंजर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई हो सकता है एक आ जाए। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये हुआ बी नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पे करें कि ए लैंग्वेज विच हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा टाइप। देखिए, कोई अगर ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक नया डाटा टाइप आपके लिए तैयार कर देता है, कुछ उस तरह का कैपेबिलिटी है उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिबल। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर है कि रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी में डाटा और फंक्शन को रखकर पैक कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। क्लास क्या करता है, डाटा और फंक्शन को रख के पैक कर लेता है अपने आप में, जिससे क्या होता है, इनकैप्सुलेशन हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। देखिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा है, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेकिन केवल वर्चुअल फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो वर्चुअल फंक्शन हमेशा इनहेरिटेंस के साथ बनता है। तो ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन आप बनाते हैं तो वहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन वर्चुअल फंक्शन हमेशा इनहेरिटेंस में ही देखने को मिलता है। इसी के लिए इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन ही इसका सही आंसर होगा।
7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप? क्लास। देखिए आंख मूंद के क्लास सही कर दीजिए। अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी आ जाए तो एब्स्ट्रैक्ट भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप प्रोवाइड करता है। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑड छांटना है आपको, ऑड छांटना है। तो देखिए कैरेक्टर डाटा टाइप होता है, बुलियन भी होता है, इंटीजर भी होता है, एरे कोई डाटा टाइप नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सही आंसर ए। 9 नंबर, विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर का एब्सेंस दिखाने के लिए हम लोग वॉइड डाटा टाइप का यूज करते हैं। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, जब आप किसी फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो भी वॉइड लगाते हैं। अगर कोई फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं रखता है तो भी आप वहाँ पे वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ना भी लिखिएगा तो प्रोग्राम रन कर जाता है, लेकिन याद रखिएगा वॉइड वहाँ पे होता है। 10 नंबर, विच टाइप इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू? बुलियन। लॉजिकल वैल्यू दिखाने के लिए बुलियन डाटा टाइप का यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द यूजर डिफाइंड टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाना हो तो दो तरीका है, एक इन्यूमरेशन और क्लासेस। तो क्लासेस इन्यूमरेशन दोनों सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर, ये एक वैल्यू है, पूछ रहा है ये वैल्यू मतलब किस टाइप का है? तो ये डबल टाइप का है। हम लोग फ्लोट भी बोलते हैं इसको, लेकिन ऑप्शन में फ्लोट नहीं है, डबल है, तो डबल ही सही होगा, ठीक है। 13 नंबर, कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक छोटा सा स्टोरेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर होता है बहुत ही थोड़ा अमाउंट में, जो कि रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? देखिए कंप्यूटर में जो कुछ तत्काल रन होता है, करंटली रनिंग एप्लीकेशन का डाटा सब कहाँ रहता है? रैम में, और रैम को हम लोग प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज? नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कौन है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो कभी न भूले, मतलब कभी उसका डाटा इरेज ना हो। आप जबरदस्ती इरेज कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट लाइट कटने से उसका डाटा नहीं इरेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? मेन मेमोरी आपको पता है, रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं, डी रैम यूज करते हैं। मेन मेमोरी के लिए किसका यूज करते हैं? डी रैम का। जिसका फुल फॉर्म हो गया, जिसका फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रोम? रोम का 3-4 प्रकार होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रकार है? तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन सही चुनिए। पी रोम होता है, ठीक है, और ईपी रोम भी होता है, तो ये हो गया सही। देखिए रोम एक अपने आप में एक टाइप है, फिर पी रोम, फिर ईपी रोम, और एक होता है डबल ईपी रोम, ठीक है, तो ये भी एक टाइप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीट वाइज ऑपरेटर? बीट वाइज ऑपरेटर कौन नहीं है? तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है ना, डॉट लिखा हुआ है, ये बीट वाइज ऑपरेटर नहीं होता, बाकी बीट वाइज ऑपरेटर है। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। देखिए ये क्या कहता है, कह रहा है कि द बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑफ जीरो। जीरो का कंप्लीमेंट, तो जीरो का कंप्लीमेंट तो 1 होगा, हाँ, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं है। कितना लोग इसे लगा के आ जाएगा? नहीं। देखिए जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 8 बिट का इस्तेमाल किया गया है, तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 8 बिट इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। 8 है, नहीं हुआ ना, एक और दे दीजिए। अब इसका कंप्लीमेंट कीजिएगा तो सब सारा जीरो को 1 में बदलना होगा आपको, तो सारा जीरो को आप 1 में बदलिएगा तो ऑप्शन सी सही होगा, ये नहीं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन
एज ए प्राइमरी की। इसमें से कौन ऑप्शन है जो प्राइमरी की के तौर पे सुटेबल नहीं है? तो कभी स्ट्रीट को हम लोग प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। स्ट्रीट क्या है? स्ट्रिंग डाटा है, और स्ट्रीट हो सकता है कि दो चार आदमी सेम स्ट्रीट से आते हो, तो डाटा तो वहाँ पे सबका रिपीट कर जाएगा, तो स्ट्रीट कभी नहीं हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन is a foreign key if the dash key from one relation is used as an attribute in that relation। तो यहाँ पे होगा प्राइमरी की। मतलब क्या कर रहा है कि एक रिलेशन है जिसमें फॉरेन की है, तो फॉरेन की है तो पक्का है कि दूसरे रिलेशन में कोई ना कोई प्राइमरी की होगा, क्योंकि प्राइमरी की का ही एक कॉपी होता है फॉरेन की। ठीक है, तो इसका इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे आसान तरीका है, कोई क्वेश्चन में फॉरेन की का चर्चा कर रहा है तो ऑप्शन में प्राइमरी की देख के मान दीजिए, क्योंकि फॉरेन की है तो जाहिर सी बात है दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। 22 नंबर, द रिलेशन विथ द एट्रीब्यूट विच इज द प्राइमरी की इज रिफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन। एक रिलेशन है जिसमें प्राइमरी की है, दूसरा एक रिलेशन है जिसमें उस प्राइमरी की का रेफरेंस है, मतलब फॉरेन की है। द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की, वो रिलेशन जिसमें प्राइमरी की है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन। जिस रिलेशन में, मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की रहता है तो उसको हम लोग रेफरेंस्ड रिलेशन भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि टेबल को हम लोग रिलेशन भी तो बोलते हैं ना। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यूजिंग विच लैंग्वेज कैन ए यूजर रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटाबेस। तो क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लोग डाटाबेस से डाटा को मतलब रिक्वेस्ट करके पा लेते हैं, मतलब कि आउटपुट ले लेते हैं। चौबीस नंबर, यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और टीओटी ग्रेड कुछ करके है, मतलब टोटल ग्रेड करके होगा कुछ। तो इसमें बोल रहा है कि प्राइमरी की किसे बना सकते हैं? तो प्राइमरी की हमेशा हम आईडी को बनाते हैं, आईडी को बनाते हैं। 25 नंबर पे आ गए हम लोग। करेक्ट, द डैश ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर्स ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू ए सिंगल टपल। यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, ज्वाइन करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइन। कह रहा है कि दो टेबल को मर्ज करके और तब आपको डाटा प्रिंट करना है, मतलब दोनों टेबल में से टपल निकालकर एक सिंगल टपल बना देना है उसको। तो ऐसा करना होगा तो ज्वाइन ऑपरेशन ही आपको परफॉर्म करना होगा। तो जब भी दो टेबल से डाटा आपको निकालना होता है तो ज्वाइन करना होता है। 26 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। जब भी बोलते डिफाइन करना है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, बस यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, डिलीट रिलेशन, स्ट्रक्चर को बनाना, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना या डिलीट करना, ये सब कौन करता है? डीडीएल। चलिए 27 नंबर पे आ जाइए। करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल इनटू डिलीट टपल फ्रॉम। देखिए, इंसर्ट की बात कर रहा है, डिलीट की बात कर रहा है, टपल को मॉडिफाई करने की बात कर रहा है, तो ये सब कौन करता है? डीएमएल। ठीक है, तो जब भी टपल को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ऐसा कुछ करके बात आए तो डीएमएल लगा दीजिए। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, अब खुद बताइए कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है। क्रिएट टेबल, देख रहे हैं टेबल को क्रिएट करने की बात हो रही है, तो डीडीएल बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आ गए 29 नंबर पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CISC। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, और आर लगा देगा तो हो जाएगा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 30 नंबर, द ड्रॉबैक ऑफ बिल्डिंग ए लार्ज मेमोरी विथ डी रैम इज। देखिए डी रैम का यूज करके आप बहुत मेमोरी साइज अगर बड़ा करना चाहते हैं तो साइज तो बड़ा हो जाएगा लेकिन वो स्लो हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो। 31, द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग। फास्ट, जब भी फास्ट की बात करें तो रजिस्टर, और जब रजिस्टर ना रहे तो कौन फास्ट हो जाएगा? कैश। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा एक इस तरह से कर देते हैं। देखिए रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट, ठीक है, रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट, उसके बाद कैश, और फिर उसके बाद आ जाएगा एस रैम, फिर उसके बाद आ जाएगा डी रैम। तो मतलब सबसे फास्ट रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद एस रैम, फिर डी रैम। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट, द बीट यूज्ड टू सिग्निफाई दैट द कैश लोकेशन इज अपडेटेड। कैश लोकेशन को अपडेट कर दिया गया है, ये कौन सा बीट बताता है आपको? डॉटी बीट बोलते हैं उसको। एक ही बार सुन को आपको याद हो जाएगा, डॉटी बीट। ये बताता है कि कैश को अपडेट कर दिया गया है। अब आते हैं 33 नंबर पे। ये सेट शायद आपको हल्का लगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम इजी टू मॉडरेट है और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, भले ही हम जो सेट दें आपको हार्ड लगे, ठीक है, लगे कि बहुत टफ सेट है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन हमेशा इजी टू मॉडरेट आएगा, ये लिख के रख लीजिए, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आएगा। हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। हाँ, जो बीपीएससी टीआरई होगा उसमें हार्ड पूछ सकता है क्योंकि वहां पे छांटना है उसको। अभी तो आपको क्या करना है, बस पास करा के आगे भेज देना है कि चलिए आप एलिजिबल है, आप भी एलिजिबल है, आप भी एलिजिबल है। 33 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड रो। देखिए रो को ऐड करने की बात आ रहा है, तो ये HTML का टैग पूछ रहा है जो टेबल से रिलेटेड है और आपको रो ऐड करना है, तो TR टेबल रो। ठीक है, तो TR यूज करके, TR टैग यूज करके हम लोग रो ऐड करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सा टैग है जो नंबर्ड लिस्ट बनाता है। तो नंबर्ड लिस्ट बनाता है OL, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट का दूसरा नाम हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। 35 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स। देखिए अब फॉर्म की बात हो रहा है, टेबल HTML में आप टेबल भी बना सकते हैं, फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्म से क्वेश्चन है, जब आप फॉर्म बनाइएगा तो वहाँ पे अगर चेक बॉक्स आपको बनाना होगा इस तरह से, जैसे हम बनाते हैं ना इस तरह से, तो चेक बॉक्स बनाना होगा। तो चेक बॉक्स के लिए भी तो इनपुट टैग ही होता है, लेकिन टाइप में जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें चेक बॉक्स हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। तो इसी से इस तरह का चेक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो इनपुट टैग में टाइप आप जरूर देख लीजिएगा, चेक बॉक्स जहां लिखा हो वहीं सही आंसर। कह रहा है कि सिमिलर टू बोल्ड टैग, जो बी टैग है ना वो बोल्ड करता है, तो कौन बोल्ड टैग की तरह का काम करता है? तो स्ट्रॉन्ग। 37 नंबर क्वेश्चन, इच सेल ऑफ द टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग। देखिए सेल बनाना है, टेबल का सेल, तो टेबल में जो भी डाटा रहता है वो तो सेल में ही रहता है ना, वो तो सेल में ही रहता है। जैसे कि हम इस तरह का टेबल बना दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस बॉक्स को सेल बोलेंगे। ये सब बॉक्स क्या है? सेल। तो सेल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं TD का, टेबल डाटा। TD टेबल डाटा याद कर लीजिए। जब टेबल का आपको हेडिंग बनाना होगा तो TH का यूज करना होगा, TH टेबल हेडिंग। टेबल का अगर कैप्शन लगाना होगा तो कैप्शन टैग में आपको कैप्शन लिखना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। ये टेबल से रिलेटेड मैंने सब एक जगह कर दिया है ताकि आपको एक ही बार में याद रहे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कर रहा है। कह रहा है कि द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम दियर प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट। ये हो सकता है क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे है 0 0 0 0, तो ये तो जीरो, ये 0 के बराबर हो गया। 1 के लिए हो जाएगा 0 0 0 1, 2 के लिए हो जाएगा क्या, 0 0
1 0। अभी तक ठीक चल रहा है। 3 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1 फिर 1। ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन देखिए आगे ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रे कोड। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि जैसे एक नंबर बदल रहा है तो बस एक बीट में बदलाव आ रहा है, दूसरा नंबर बदल रहा है तो ठीक एक बीट में बदलाव आ रहा है, एक ही साथ में 2 बीट में बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी जस्ट एक बीट में बदलाव आ रहा है। इसके पिछले के मुकाबले अगर देखिएगा तो एक बीट में बदलाव आया है, लेकिन जब आगे बढ़िएगा 4 5 6 पे जाइएगा तो एक साथ में 2 बीट में बदलाव दिखेगा। तो 2 बीट में बदलाव से बचना है तो आप ग्रे कोड का इस्तेमाल कीजिए। ग्रे कोड का यूज करके अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने नंबर को बाइनरी में, तो ये क्या करेगा, जो भी अगला नंबर होगा ना बस उसमें एक बीट में बदलाव आपको दिखता है। अचानक से 2 बीट में बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, या 2 से ज़्यादा बीट में बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गए 41 नंबर पे। यहाँ पे बोला है कि हाउ मैनी एंड गेट, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से, सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। तो आपको एंड गेट ढूंढना है। तो पिछले वीडियो में ही हमने बताया, एंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉट से, और को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्लस से। तो प्लस यहाँ पे 2 है, अगर और पूछता तो आंसर हो जाता 2। एंड पूछ रहा है, ये जी है, इसको जी अच्छे से लिख देते हैं। एंड पूछ रहा है तो देखिए एक एंड आपको यहाँ मिल जाएगा, एक एंड इसके बीच में मिल जाएगा, तो एक और एक 2, तो सही आंसर हो जाएगा 2। हाँ, यहाँ पे एंड और दोनों पूछ रहा है, तो 2 हो गया आपका और यहाँ पे एक एंड और यहाँ पे एक एंड, तो 2 हो गया एंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम आ गए 43 नंबर पे। कह रहा है कि ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज वन विच कैन बी यूज टू जनरेट एनी लॉजिक गेट्स। सही बात है, यूनिवर्सल इसीलिए तो बोला जाता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट के पास इतना पावर होता है कि सारा लॉजिक गेट का वो काम कर देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, आपसे पूछ रहा है इसमें कौन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। तो 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, नैंड नॉट। तो यहाँ पे नॉट तो नहीं दिख रहा है लेकिन नैंड है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब आ जाइए फुल एडर। ठीक है, फुल एडर हाफ एडर थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग 44 पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फुल एडर लॉजिक सर्किट विल है। तो फुल एडर में 3 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। वहीं अगर हाफ रहता ना तो 2 इनपुट 2 आउटपुट। अब आ गया 45 पे। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप्ड। देखिए टीसीपी आईपी मॉडल पहले आया था, तो पीरियड टू ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल से पहले आया था टीसीपी आईपी मॉडल। लड़ाई शुरू हो गया कुत्तों का, देख रहे हैं आप कितना डिस्टर्ब करेगा ये। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लास्ट में पहुंच ही चुके हैं। कह रहा है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आपको देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी देता है। ठीक है, और बोल दे कि नोड टू नोड डिलीवरी, तो वो लिंक लेयर देता है। तो अभी क्या दे रहा है आपको, प्रोसेस टू प्रोसेस। करेक्ट, विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। तो होता क्या है ना कि जितना भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन नेट पे, तो सबको एक पोर्ट एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, और इसी पोर्ट एड्रेस से प्रोसेस को समझ जाता है कि किस टाइप का काम हो रहा है। तो पोर्ट एड्रेस इसका सही आंसर होगा। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर। कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विस देता है, तो वो एप्लीकेशन लेयर। सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो हमको सर्विस देता है, तो याद कर लीजिए सर्विस लेयर। लास्ट क्वेश्चन 49 ही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा कम है। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिसाइडेड बाई। जब भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं या नेटवर्क पे कोई भी डाटा इधर उधर भेजते हैं, तो ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, ये फिजिकल लेयर डिसाइड करता है, क्योंकि आप किस माध्यम से जुड़े हैं
वायर्ड है कि वायरलेस है, रेडियो वेव है कि माइक्रोवेव है। तो ये सब तो नेटवर्क ये सब तो फिजिकल नेटवर्क का ही ना हिस्सा है। फिजिकल लेयर ही डिसाइड करता है कि आपका डाटा ट्रांसफर रेट कितना होगा। अगर आप फाइबर ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफर रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। आप ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफर रेट कम होगा। तो इससे आप समझ जाइए, ठीक है। चलिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।